नमस्कार साथियों, डिलीवर लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। संपत्ति अंतरण अधिनियम टीपी एक्ट पढ़ रहे हैं। टीपी एक्ट 1882 का अधिनियम संख्यांक 4 था। 17 फरवरी 1882 को तत्कालीन तो 17 फरवरी 1882 को उस समय जो भी गवर्नर जनरल होंगे उन्होंने इसको साइन किया था। हमारी तरफ से राष्ट्रपति ने 17 फरवरी 1882 को साइन किया। लागू कब से हुआ? लागू होने की दिनांक है 1 जुलाई और 1882 को ये लागू हो गया। आप इस अधिनियम के अंतर्गत 8 अध्याय पढ़ेंगे, 137 धारा है और एक अनुसूची बता रखी। अधिनियम का भविष्य लक्षी प्रभाव है, ठीक है। बैक डेट से लागू नहीं होता, भविष्य लक्षी ये प्रभाव रखता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव बोलते हो गया, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इंग्लिश में। प्रोसीजर लॉ है, प्रक्रिया विधि है। और संपत्ति अंतरण अधिनियम पक्षकारों के कार्यों द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण को लागू होता है। तो पक्षकारों के द्वारा किए गए अंतरण को लागू होता है। यहां इस अधिनियम को आप देखोगे कि क्या ये चल संपत्ति पे लागू होता, अचल संपत्ति पे लागू होता। तो मोस्ट ऑफ द इसका नेचर अचल संपत्ति का है। पर धारा 5 से लेकर और 37 तक की धारा चल और अचल दोनों के लिए बनी। 5 से 37 तक की धारा किसके लिए बनी है? मूवेबल और इमूवेबल दोनों अचल संपत्ति के लिए। धारा 38 से लेकर 37 से लेकर 53 तक की धाराओं की बात करें, या 38 से 53, कई जगह 37 से 53 आ जाएगा। 37 से 53 तक की बात करें तो ये केवल और केवल अचल संपत्ति को लागू होती है। तो ये सेक्शन, ये जो पूरा एक्ट है चल अचल दोनों प्रॉपर्टी को लागू होता है। 5 से 37 तक तो चल अचल दोनों के लिए प्रोविजन है और 37 से 53 तक आप अचल संपत्ति के संबंध में प्रोविजन पढ़ेंगे। धारा 3 निर्वचन खंड। धारा 3 निर्वचन खंड है। वहां से एक क्वेश्चन आता है, स्थावर संपत्ति में क्या आता है? खड़ा हुआ काफ्ट, कोई लकड़ी का पेड़ है, ये खड़ा हुआ काफ्ट है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। इसको काट के ले जाओ, ये स्थावर संपत्ति नहीं है, ये जंगम संपत्ति है। उगती फसलें, फसल पकते ही काट लेते हैं, और घास, ये तीनों को स्थावर संपत्ति में नहीं माना। खड़ा काफ्ट, उगती फसलें और घास स्थावर संपत्ति में नहीं आती। स्थावर संपत्ति की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप ऑब्जेक्टिव निकालते हो, आपको कहीं भी उसकी लिस्ट मिल जाती है। अच्छे से आप देख लेना क्या क्या स्थावर संपत्ति में आता है या अचल संपत्ति में आता है, दोनों चीजों को देख जाना। लिखत से अवसियती लिखत अभिप्रेत, ऐसी लिखत जिसमें वसीयत ना हो। तो लिखत के अंदर वसीयत शामिल नहीं है। सीधी सी बात है कि लिखत के अंदर विल शामिल नहीं है। बिना विल वाली कोई सी भी इंस्ट्रूमेंट लिखत है उसको लिखत मानेंगे। अनुप्रमाणित, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने किसी को अटेस्टेड किया है तो कब मानेंगे? जब हर एक ने एग्जीक्यूटिव को लिखत पर हस्ताक्षर करते देखा या चिन्ह लगाते देखा है। जो 2 साक्षी है उन्होंने क्या किया? निष्पादक को उस पर साइन करते या सील लगाते देखा है, या फिर निष्पादक की उपस्थिति में और उसके द्वारा किसी को इंस्ट्रक्शन दिए थे, उस व्यक्ति ने उस लिखत पर हस्ताक्षर किए या सील लगाए, या निष्पादक ने कहा कि मेरे द्वारा कहने पर अन्य व्यक्ति ने इस पर हस्ताक्षर और सील लगाए, मैंने इसके लिए पर्सनली इनको स्वीकृति दी थी कि आप मेरी तरफ से लगा दो। ये बातें कन्फर्म कर लेगा निष्पादक से। उसके बाद हर कोई निष्पादक की उपस्थिति में साइन करेगा, पर यह जरूरी नहीं है कि दोनों विटनेस एक साथ उपस्थित हो। एक विटनेस अलग से साइन कर सकता है, दूसरे अलग से। तो जो 2 अनुप्रमाणित करते हैं वो अनुप्रमाणित साक्षी देखेंगे कि निष्पादक ने खुद साइन किए या उसने किसी और से करवाए उसकी प्रेजेंस में, या किसी और से साइन करवा लिए थे, वो व्यक्ति उस समय नहीं था जब आप उसमें अनुप्रमाणित या अटेस्टेड गवाह बनने गए। तो वहां एग्जीक्यूटर जिसने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया वो आपसे कह रहा है कि मैंने ही, मेरे निर्देश पर ही साइन किया गया, मेरी परमिशन से, मैंने व्यक्तिगत स्वीकृति दी थी परमिशन के लिए।
वो सिर्फ कह देता है कि मेरी तरफ से ये अच्छा एग्जीक्यूट कर दिया, और आप उसकी प्रेजेंस में साइन करते हो, अब आप एग्जीक्यूटर हो जाते हो। ठीक है। रजिस्ट्रीकृत, तो रजिस्ट्री अधिनियम के अंतर्गत जो भी रजिस्ट्रीकृत है। भूबद्ध, भूमि से जुड़े हुए, जो भूमि में मूलित, जो भूमि के अंदर गड़ी हुई है। मूलित का मतलब जो जमीन में रूट में गाड़ी हुई है, भूमि में पेड़ झाड़ियां, वो भूबद्ध कहलाती है। भूमि में निविष्ट भित्तियां, जो हमारी दीवारें होती है, कोई कंस्ट्रक्शन होता है, ये भूमि में हमने अंदर निविष्ट कर रखी है, ये भी भूबद्ध है। और निविष्ट वस्तु से जुड़ी हुई कोई स्थायी फायदाप्रद उपयोग की चीज भी इसके अंतर्गत आती है। जैसे आपने कोई प्लांट लगा रखा है जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें, वो भूमि पर सेट कर रखा है, स्क्रूइंग वगैरह करवा के दीवार से वो अटैच है, तो वो सब भूबद्ध के अंतर्गत आती है। अनुयोज्य दावा क्या होता है? तो बंधक और जंगम संपत्ति के आडवान और गिरवी से प्रतिभूत ऋण से भिन्न कोई भी प्रकार का ऋण या जंगम संपत्ति जिसके संबंध में आप कोई फायदाप्रद हित का दावा कर सकते हो, उसको कहा जाता है अनुयोज्य दावा। सूचना, किसी व्यक्ति को सूचना है, ये तब कहा जाता है जब उस व्यक्ति को वास्तव में उसकी सूचना होनी चाहिए थी, घोर उपेक्षा नहीं करता, ऐसा नहीं करता। जैसे आज मेरे बड़े भ्राताश्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है अभी 2 बजे के आसपास। अब ये सूचना, मुझे परिवार का सदस्य हूं, मेरे बड़े भाई हैं, मुझे ये सूचना होनी चाहिए थी। मेरे को ये सूचना है, सामने वाला मान के चल रहा होगा। अब मैंने जानबूझ के उपेक्षा बढ़ती, सुबह से फोन स्विच ऑफ करके बैठा था, घर वालों से बात भी नहीं हुई, पूछा भी नहीं, उनका कॉल आया और था, मैंने पिक नहीं किया, तो मैंने जानबूझकर उपेक्षा करी, जिसके कारण सूचना नहीं हो पाई, तो भी ये माना जाएगा कि मेरे को सूचना थी। और जहां कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी बेची तो उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है सेल का, तो वहां रजिस्ट्रेशन हो गया अगर तो ये मान के चलते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन होने की दिमाग से प्रत्येक व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी में हित रखता है या उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता है, उस व्यक्ति के पास सूचना थी। जैसे मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये कोई हाईवे किनारे का प्लॉट है, ये मुझे खरीदना है, तो मैं इसके बारे में जानकारी करूंगा। सबसे पहले मैं जाऊंगा रजिस्ट्रार ऑफिस, वहां पता करूंगा ये प्रॉपर्टी किसके नाम से है। तो किसी व्यक्ति को जो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता है, उस व्यक्ति को अगर रजिस्टर कार्यालय में वो जाता तो उसको उसके रजिस्टर के बारे में जानकारी होती। तो 2 प्रकार की सूचना है, किसी व्यक्ति को सूचना है, मतलब या तो वास्तविकता में सूचना है, अगर उपेक्षा नहीं करता तो पता होनी चाहिए थी, या यहां माना जाता है कि प्रलक्षित या आणविक सूचना है। स्पष्टीकरण 1 को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव, प्रलक्षित या आणविक सूचना, कि मतलब कोई अगर बात है जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कोई डील रजिस्टर्ड हो चुकी है, ये मान के चलो कि आपको उसके बारे में पता होगा। ठीक है। धारा 4 संविदा अधिनियम का तो टीपी एक्ट को भाग मानना है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो भाग है टीपी एक्ट, और रजिस्ट्रीकृत अधिनियम के साथ सप्लीमेंट्री में पढ़ा जाएगा कि जो बातें रजिस्ट्री अधिनियम में है उसको यहां लागू करेंगे, क्योंकि यहां भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी। 5 संपत्ति अंतरण अधिनियम की संपत्ति के अंतरण की परिभाषा बता रखी है कि जीवित व्यक्ति, ये मैं हूं जीवित व्यक्ति एक या अधिक को, मैंने बी को, सी को, डी को, किसी को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ये संपत्ति का अंतरण है। या मैंने स्वयं को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ली। स्वयं को कैसे करूंगा? ट्रस्ट बना के, जैसे डिलीवर लॉ को एक ट्रस्ट बना दिया। अब मेरी जो प्रॉपर्टी मैंने डिलीवर लॉ ट्रस्ट के नाम कर दी, तो स्वयं ही ट्रस्ट बना के खुद के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी। या फिर मैंने बी को भी कर दी और बी के साथ ट्रस्ट को भी कर दी। तो एक व्यक्ति, एक जीवित व्यक्ति द्वारा, हमेशा संपत्ति जीवित व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। फिर जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी व्यक्तियों का निकाय भी आएगा, इस स्पष्टीकरण में बता दी। तो जीवित व्यक्ति द्वारा एक या अधिक जीवित व्यक्तियों को, या स्वयं को, या स्वयं या एक या अधिक जीवित व्यक्तियों को, या तो वर्तमान में संपत्ति या भविष्य में संपत्ति अंतरित करता है, तो इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो वर्तमान या भविष्य में संपत्ति का अंतरण हो सकता है। ठीक है। भविष्य की संपत्ति जो मिलनी है उसको भी हम अंतरित कर सकते हैं। मुझे 5 साल बाद कोई संपत्ति मिलनी है क्योंकि मेरे नाम पे वो निहित कर दी गई है, आज जन्मे व्यक्ति के नाम पे धारा 13-14 वाला ट्रांसफर हो गया था, तो मैंने जन्म लेते ही मेरे में इन्वेस्ट होगी और 18 का होते ही मुझे मिल जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर सकता हूं। समझ गए बात को? धारा
5 के बाद धारा 6 की क्या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सब प्रकार की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। एक लिस्ट बता रखी है, यहां से क्वेश्चन मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है, क्या ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो आप संभावना मात्र का अधिकार ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्यों आपको उत्तराधिकार में कोई प्रॉपर्टी मिलनी है कि मेरी नानी मरेगी तो नानी की प्रॉपर्टी, नानी की अकेली मेरी मम्मी थी, मम्मी की आएगी और मम्मी से फिर मेरे आएगी, तो वो प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। नानी मरने से पहले हो सकता है मम्मी मर जाए, ठीक है, या फिर मान लो कि आप खुद ही मर जाएं, तो संभावना मात्र का नहीं होता। आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी समाश्रित हो गई है या इन्वेस्ट हो गई है ना, इन्वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया, नीति तो आ गया, आपने प्राप्त कर लिया, तो आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। संभावना मात्र का अधिकार नहीं कर सकते। किसी संपत्ति में पुनः प्रवेश का अधिकार केवल मालिक को होगा, मालिक के अलावा अन्य व्यक्ति को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। सुकाचार, ईजमेंट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कोई भूमि पे जो ईजमेंट है वो भूमि के साथ ही जाता है, उसको अलग से ट्रांसफर नहीं कर सकते। संपत्ति में कोई हित है जो केवल मालिक को प्राप्त है, तो केवल हित को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोई भावी भरण पोषण का अधिकार है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते कि मुझे तो भरण पोषण में मेरा पति 1 लाख कमाता है, मुझे मेंटेनेंस में 50,000 मिलेगा, मैं तेरे को ट्रांसफर कर रही हूं, वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। भावी भरण पोषण का अधिकार, वाद लाने का अधिकार, इसको ट्रांसफर कर दे तो वकील तो डायरेक्ट कि तुम तो मामला मुझे ट्रांसफर कर दो, 50,000 रुपए पकड़ो, मैं जीतूंगा तो मैं कमा लूंगा, तुम जीतोगे। सिविल वादों को तो कम से कम ले ही ले, ठीक है, वाद लाने का अधिकार मिल जाए तो उसको। लोक पद, सैलरी वगैरह नहीं ट्रांसफर की जा सकती। पेंशन है, स्टाइपेंड है, या ऐसा जो प्रकृति में के अनुकूल है, उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कोई प्रकृति के अनुकूल है या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 23 के अनुसार विधि विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिफल के लिए है, या कोई व्यक्ति को प्रॉपर्टी लेने से अंतर्निहित कर दिया, तो उसको भी हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। देख लेना, पढ़ लेना, एक बार रीड आउट कर लेना। 7, ट्रांसफर करने के लिए कौन सक्षम व्यक्ति है, तो जो व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है और संपत्ति का हकदार है, तो वो संपत्ति को ट्रांसफर कर सकता है। 2 बातें हैं, खत्म हो जाती है धारा 7। 8, अंतरण का क्या प्रभाव होगा। जिस दिन से आपने ट्रांसफर कर दिया, तो उस प्रॉपर्टी में सारे राइट सामने वाले व्यक्ति को जिसको ट्रांसफर करी वो तत्काल हो जाते हैं, तत्काल ही संपत्ति के साथ चले जाते हैं। मकान का गेट, जो कुछ मकान में आपने था वो सब चली जाती है, किराया विराया मिलेगा, वो सब आपको मिलेगा जिस दिन से ट्रांसफर हो गया, कोई काम की बात नहीं है। धारा 9 की हेडिंग पूछी जाती है मौखिक अंतरण। जहां कोई लिखित में अंतरण अभिव्यक्त नहीं है, अपेक्षा नहीं की गई है, वहां मौखिक अंतरण भी किया जा सकता है। जैसे 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी को मैं दान कर रहा हूं, दान के द्वारा मौखिक अंतरित कर रहा हूं, ये लो मेरा पेन 50 रुपए का था, मैंने दान कर दिया, किसी बच्चे को गिफ्ट कर दिया। अब दान करना बुरा बात लगता है, ऐसा लगता है, गिफ्ट करना अच्छा लगता है। शब्द इंग्लिश का थोड़ा ठीक है, गिफ्ट, दान करना थोड़ा ठीक नहीं लगता ना। तो मैंने किसी बच्चे को गिफ्ट कर दिया, तो मौखिक रूप से 50 रुपए की चीज थी, मैंने गिफ्ट कर दी, धारा 9 में मौखिक अंतरण हो सकता है। अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त, कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और ट्रांसफर के साथ कोई आपने उसको एब्सोल्यूट कोई पावर यूज करने, एब्सोल्यूट उस संपत्ति का यूज करने पे कोई कंडीशन लगा दी, तो ऐसी कंडीशन शून्य होगी, अंतरण वैलिड होता है। पर पट्टाकर्ता की दशा में आप पट्टा करता है ना, पट्टेदार के हित के लिए लगा सकता है। और कोई स्त्री है जो मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध नहीं है, उसके फायदे के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर किए, तो वैवाहिक स्थिति के दौरान वो संपत्ति को में किसी हित को अंतरित और भारित करने का उसको अधिकार नहीं होगा। ये 2 अपवाद हैं कि पट्टे की दशा में पट्टाकर्ता के फायदे के लिए, या फिर हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध से भिन्न कोई स्त्री है, उसे फायदे के लिए अंतरित संपत्ति को विवाहिक स्थिति के दौरान अंतरित या भारित करने की शक्ति नहीं होगी। ये धारा 10 में 2 रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी देते हैं, अन्यथा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमने तेरे को 50 लाख में प्रॉपर्टी बेची है, अब तू इस व्यक्ति को नहीं बेचेगा, उसको नहीं, ऐसे कोई हम इंस्ट्रक्शन उसको नहीं दे सकते। धारा 11 स्रष्ट हित के विरुद्ध निबंधन, कि आपको कोई प्रॉपर्टी को उपयोग या उपभोग करने की किसी रीति पर यूज या निर्बंधन नहीं लगा सकते, कि इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है, कैसे उपभोग करना है, ऐसा निर्बंधन नहीं। आपने प्रॉपर्टी बेच दी, अब रफा दफा हो जाओ, अब हम इसमें डीजे बजाएं, नाचें, चाहे
पढ़े कुछ भी करें, हमारे अधिकार है कैसे उपभोग करना है। पर जहां उस प्लॉट से जुड़ा हुआ दूसरा टुकड़ा है, मैंने ये प्लॉट बेचा और मेरा ये दूसरा प्लॉट यहां बच रहा है, तो इस प्लॉट के हित के लिए कोई निर्बंधन में लगा सकता हूं कि आप बगल वाले प्लॉट में इस तरह से हंगामा नहीं करोगे, नहीं तो ये मेरा ये प्लॉट में जिसमें मैं रहता हूं इसमें मुझे डिस्टरबेंस होगा। तो ऐसे कोई निर्बंधन लगा सकते हैं कि जमीन के एक टुकड़े के फायदे के लिए दूसरे टुकड़े पर कुछ निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, ये परंतु में बता रहा है। 12, दिवाला या प्रयतित अन्य संकरण पर हित के पर्यवसान बनाने वाली शर्तें कोई काम की नहीं, छोड़ दो। धारा 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण, कि कोई व्यक्ति जिसने जन्म ही नहीं लिया है आप उसको प्रॉपर्टी दे सकते हो। जैसे मैं हूं, सी को प्रॉपर्टी देनी थी मुझे, और मैं क्या करूंगा कि बी को दे दूंगा कि आपके पास ये मैं प्रॉपर्टी रख रहा हूं, और जैसे ही सी पैदा होगा ये प्रॉपर्टी सी के पास हो जाएगी। तो जब तक बी के पास है वो बी उसको उपभोग कर लेगा, काम में ले लेगा, यूज ले लेगा, वो बी की प्रॉपर्टी। जिस दिन सी पैदा हो गया तो सी के पक्ष में वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो मैं बीच में किसी व्यक्ति को ट्रस्ट बना के और सी के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता हूं, बिना जन्मे व्यक्ति के नाम भी पूर्विक हित का सर्जन करके। यहां पे आप एक शब्द लिख सकते हो कि पूर्विक हित का सर्जन करके, पूर्विक हित प्लस अजात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जा सकता। ठीक है, पर जब आप ऐसा अंतरण कर रहे हैं तो पूर्विक व्यक्ति के पास किसी प्रकार का हित नहीं देना है, संपूर्ण अवशिष्ट आपको अजात व्यक्ति के पक्ष में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये प्रॉपर्टी बीच वाला जो बी है वो भोग लेगा 15 साल तो, और जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा तो बच्चा आधी प्रॉपर्टी ले लेगा, आधी इसके पास नहीं। आपको पूरी प्रॉपर्टी सी के नाम ही देना है, पूरा अवशिष्ट हित संपूर्ण अवशिष्ट सी के नाम करना, कि जो भी प्रॉपर्टी मैं बी को ट्रांसफर करता हूं, जैसे ही अगर सी इस दुनिया में आएगा वो प्रॉपर्टी अपने आप सी को ट्रांसफर हो जाएगी। तो संपूर्ण अवशिष्ट देना, अन्यथा यहां पर शून्य हो जाएगा अगर ट्रांसफर आपने बी को पूरे लाइफ टाइम के लिए कर दिया, मरे जब सी को दे जाना, फिर वो इसमें कवर नहीं होगा। ठीक है, यहां पर इसको दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम कहा जाता है, सेक्शन 13 को। रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटीज, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज, इसमें आप गिरजेश वर्सेस दातादीन का केस पढ़ते हैं। ये भारत का लीडिंग केस है, गिरजेश वर्सेस दातादीन का केस। और आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप इंग्लिश विधि का केस होता है व्हाइट बी वर्सेस मिचेल या माइकल या मिशेल, जो भी लिखा आता है उसको आप लीडिंग केस में देख सकते हैं। तो व्हाइट बी वर्सेज मिचेल का केस है, गिरजेश वर्सेज दातादीन का केस। धारा 14 शाश्वतता के विरुद्ध नियम, तो यह कहता है कि आपने जो धारा 13 के अधीन पूर्विक हित के साथ अजात व्यक्ति के पक्ष में संपूर्ण अवशिष्ट का ट्रांसफर कर दिया था, वो वयस्कता प्राप्त करने तक, वो वयस्कता प्राप्त करने तक रोका जा सकता है। वयस्कता के पश्चात वो प्रभावी हो, ऐसा धारा 14 में किया जा सकता है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट परपेचुअनिटी, क्या बोलते हो इसको, प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी समस्या रहेगी। पूर्विक हित प्लस अजात व्यक्ति के पक्ष में जो धारा 13 में किया था, वो आप अजात व्यक्ति के जन्म होने के बाद भी वयस्क होने तक उसमें हित का सृजन होने से रोक सकते हो। वयस्कता के पश्चात वो हित प्रभावी हो जाएगा। हालांकि हित तो जन्म से ही मिल जाता है, पर प्रभावी 18 साल के बाद। ठीक है, धारा 14 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ लेना। 15 कोई काम की नहीं है। 16 अंतरण पूर्विक हित की निष्फलता पर प्रभावी होना। तो अंतरण का पूर्विक हित की निष्फलता पर क्या प्रभावी होना, अगर पूर्विक हित के प्रति आपने पूर्विक हित को ट्रस्ट बनाकर प्रॉपर्टी सेंड करी थी और पूर्विक हित ही निष्फल हो जाता है, ठीक है, वही व्यक्ति फेल हो गया, निष्फल हो गया, तो बाद का हित भी अपने आप निष्फल हो जाएगा। ठीक है, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रस्ट था वही फेल हो गया, तो बाद वाला भी फेल हो जाता है। 17 संचयन के लिए निर्देश, इंपोर्टेंट धारा कि अगर कोई प्रॉपर्टी अंतरक ट्रांसफर कर रहा है तो वह अंतरक के जीवन काल तक या अंतरण की तारीख से 18 साल तक उस प्रॉपर्टी से
होने वाली इनकम को संचित करने के लिए बोल सकता है, इससे ज्यादा के लिए नहीं। कि मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं किसी को, मैं कह सकता हूं मेरे जीवन काल तक इस प्रॉपर्टी से जो भी पैसा होगा वो आपको संचयन करना होगा। ठीक है, संचयन जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं उसी में मैंने मेंशन किया है संचयन के लिए, तो मैं केवल मेरे जीवन काल तक संचयन करवा सकता हूं, तो ट्रांसफर की तारीख से 18 साल तक संचयन करवा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा करवाऊंगा तो 3 कंडीशन में, कि जब अंतरक पे कोई कर्जा था उस कर्जे को चुकाने के लिए वो प्रॉपर्टी से उस कर्जे को किसी व्यक्ति को से जिससे कर्जा लिया था उसका संदाय करने के लिए संचयन करवाया जा सकता है, या फिर मेरे कोई संतान है, दूर के पुत्र पुत्री है, उनके लिए कोई इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कर सकता हूं कि इन लोगों को इसमें से प्रॉपर्टी का संचय करके हर महीने 15-15 हजार भेजने या उस प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए संचरण का निर्देश दिया जा सकता है ट्रांसफर करते वक्त। अन्यथा आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो किसी प्रकार का संचय करने के लिए निर्देश ना देंगे। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करने के लिए, कि उस प्रॉपर्टी से जो फायदा मिलता है उसको इकट्ठा करने के लिए। पर धारा 18 कहते हैं कि लोक फायदे के लिए आपने अंतरण किया है तो वहां 14, 16, 17 में कोई भी बात हो वो लागू नहीं होगी। लोक फायदे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपने चैरिटेबल ट्रस्ट थी, एजुकेशनल ट्रस्ट थी, या हेल्थ रिलेटेड ट्रस्ट थी, या सेम या मानव जाति के फायदे के लिए कोई ट्रस्ट बनाया था, उसमें ये धारा 14, 16, 17 के निबंधन लागू नहीं होंगे। धारा 19 निहित हित। ठीक है, निहित हित क्या होता है कि आपने बिना समय निर्दिष्ट किए बिना या तत्काल या कोई ऐसी घटना जो घटित होती है, जैसे मैं कहता हूं कल सुबह ये प्रॉपर्टी तुम्हें चली जाएगी, अब आज रात होगी कल सुबह होगी, इसको टाला नहीं जा सकता, तो कोई बिना समय बताएं तत्काल या अवश्य भावी घटना पर मैंने आश्रित करते हुए कोई हित किसी के पक्ष में सृजित कर दिया तो उसे निहित हित कहा जाएगा। जैसे ही वो समय बीतता है, वो घटना घटित होती है, वहां से वो उस पर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। धारा 19 की हेडिंग ज्यादा पूछी जाती है। धारा 20 अजात व्यक्ति के पक्ष में जो आपने अंतरण किया था, कहां पर 13-14 में किया था ना, अजात व्यक्ति के पक्ष में, तो वो अंतरण पर कब वो व्यक्ति हित प्राप्त कर लेता है, तो सीधी सी बात है कि अजात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया है तो जन्म होते ही वह व्यक्ति इंटरेस्ट प्राप्त कर लेता है उस प्रॉपर्टी में। धारा 21 समाश्रित हित। समाश्रित हित का मतलब है कि मैंने कोई भी निर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर या नहीं घटित होने पर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का एक करार किया, तो जैसे ही वो घटना घटित होगी या उस घटना का घटित होना असंभव हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी मेरे में इन्वेस्ट हो जाएगी। तो अगर कोई कंडीशनल ट्रांसफर टाइप की चीज है, मैंने किसी ऐसी घटना पर आश्रित रहते हुए आपको कोई प्रॉपर्टी में हित ट्रांसफर किया, तो सेक्शन 21 में समाश्रित हित माना जाना। 19-21 की हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना एक बार ठीक से। 21 के बाद 22 ये बता रहा है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हुआ मैं कह सकता हूं कि जो भी मेरे परिवार में से, जैसे मेरी जनरेशन है, मेरी जनरेशन के बाद वाली जनरेशन में जो भी 18 का हो जाएगा उसको मेरी प्रॉपर्टी में से 10-10% हित मिलता जाएगा, या मेरे प्रॉपर्टी का को में से वो बराबर हिस्सा प्राप्त करता जाएगा। ऐसा मैं धारा 22 में कर सकता हूं। धारा 25 देखना ज्यादा काम की चीजें नहीं है। धारा 25 कह रहा है सशर्त अंतरण, कंडीशनल ट्रांसफर। तो कोई शर्त या किसी शर्त पर निर्भर हित है वो निष्फल हो जाता है यदि शर्त की पूर्ति असंभव है, विधि द्वारा निरुद्ध है, या विधि के उपबंधों को विफल कर देता है, या कपटपूर्ण है अंतरण, या शरीर या संपत्ति की क्षति अंतर्वलित करता है, या अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध है, तो ऐसा अंतरण असफल हो जाएगा। धारा 26 पूर्वभाव्य शर्त की पूर्ति। धारा 26 में पूर्वभाव्य शर्त की पूर्ति कैसे की जानी चाहिए, एक शब्द याद कर लो, शर्त अनुपालन के द्वारा। इलिस्ट्रेशन पढ़ लेना, आते रहते हैं। धारा 27 एक व्यक्ति को सशर्त अंतरण ऐसे अंतरण के साथ जो पूर्विक हित के निष्फल होने के कारण दूसरे व्यक्ति के पक्ष में हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति को सशर्त अंतरण कि अगर पूर्विक जो हित है जिसको हमने क्रिएट किया वो निष्फल हो गया तो दूसरे के पक्ष में चला जाएगा। यहां पर त्वरित अंतरण, या इसको कहते हैं त्वरित अंतरण, या परतर अंतरण, या वेनन का सिद्धांत।
धारा 27 को, कि आपने एक व्यक्ति को इस शर्त के साथ अंतरित किया है कि पूर्विक हित निसफल हो जाएगा तो दूसरे व्यक्ति के पक्ष में चला जाए। ठीक है। धारा 27 के बाद धारा 29 क्या कहती है? उत्तर बाह्य शर्त। तो उत्तर बाह्य शर्त की पूर्ति कैसे करनी है? यथावत करनी है। यथावत का मतलब है कि स्ट्रिक्टली पालन करना, जैसी शर्त बताइए वैसी वैसी पालन करोगे। ये एग्जाम्पल पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। 29 के बाद आप सारी चीजें छोड़ो, धारा 35 पे आ जाओ। रूल ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन का कब आवश्यक है? तो हेडिंग देख लेना, अंदर की लैंग्वेज नहीं आएगी। अंतः चेतना का सिद्धांत इसको कहा जाता है कि आपने किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते आपने किसी और के नाम पे किसी थर्ड व्यक्ति को, जैसे आपने मेरी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दी और मेरे को बदले में, मेरी प्रॉपर्टी के बदले में 1 लाख रुपए दे दिए, तो मुझे चूज करना होगा कि मेरी प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने तो ट्रांसफर नहीं की, या तो मैं वो ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लूं या वो पैसे रिटर्न कर दूं। मुझे एक चीज चूज करनी होगी। धारा 35 निर्वचन की बात करती है। 35 के बाद आप धारा 41 पढ़े सीधे। धारा 41 क्या कहती है? दृश्यमान स्वामी के द्वारा अंतरण। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? ओबस्टिन ऑफ, सॉरी नहीं बोल पाऊंगा मैं पिछले 2-3 घंटों से क्लासें रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुझे जाना है कोटा, इस चक्कर में मुझे बहुत स्पीडली करना पड़ रहा है ताकि आपकी परीक्षा, आपकी तैयारी बाधित ना हो परीक्षा। तो ये प्रत्यक्ष स्वामी द्वारा अंतरण है, दृश्यमान स्वामी द्वारा। इसको बेनामी संव्यवहार कहा जाता है या फैलाव का सिद्धांत कहा जाता है। धारा 41 को पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है इसकी हेडिंग। ठीक है, रीड आउट कर लेना। धारा 43 पढ़ना, अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा ट्रांसफर। जो अंतरित स्वामी के पीछे या बाद में हित अर्जित कर लेता है उसको ट्रांसफर, कि आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया था प्रॉपर्टी और आपके पास वो प्रॉपर्टी थी ही नहीं, आपने या तो भूलवश या किसी को व्यपदेशन करके प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ये मेरी है ट्रांसफर कर दी, और बाद में वो प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है, तो फिर आपको अंतरित करनी ही पड़ेगी। यहां पर एक रूल चलता है, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल, या हिंदी में कहें तो विबंध द्वारा अनुदान का पोषण, ग्रांट बाय स्टॉपल। विबंध द्वारा, एस्टोपल है, एस्टोपल, विबंध द्वारा अनुदान का पोषण, धारा 43 में। धारा 44 एक सह स्वामी को अंतरण की बात करता है। हेडिंग देख लेना, अंदर मत पढ़ना। इसके बाद आप धारा 48 पे आना। अंतरण द्वारा सख्त अधिकारों की पूर्वकता, जो समय में पहले ट्रांसफर होता है वो विधि में प्रथम होता है। यहां ये सिद्धांत लगता है कि आपने एक ही प्रॉपर्टी कई लोगों को ट्रांसफर की है, तो जो समय में पहले था उसको लो पहले उसको काउंट करेगी। ठीक है। धारा 48 के बाद आप 52, 53 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 52 संपत्ति संबंधित कोई वाद के पेंडिंग रहते हुए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। तो धारा 52 क्या कहती है? इसको लंबितवाद का सिद्धांत कहा जाता है, लिस्पेंडेंस थ्योरी। क्या कहा जाता है? लंबितवाद का सिद्धांत, लिस्पेंडेंस थ्योरी। हेडिंग याद रख लेना, अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ केस पढ़ने होते हैं कुछ। एक तो बेलामी वर्सेस सेविन का केस है, फॉरेन विधि का, बेलामी वर्सेस सेविन का केस। एक फैयाज हुसैन खां वर्सेस प्राग नारायण का केस है, प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड किया था। फैयाज हुसैन खां वर्सेस प्राग नारायण का केस, दोनों धारा 52 पर लीडिंग केस। धारा 53 फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, कपटपूर्ण अंतरण। क्या होता है कि अंतरक अपने लेनदारों को विफल करने के आशय से या अपने पाक्षिक अंतरीति को नुकसान पहुंचाने के आशय से कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है, तो उसको कहा जाता है कपटपूर्ण अंतरण। हेडिंग पढ़ लेना, सफिशिएंट है। अगर ऐसा कोई कपटपूर्ण अंतरण किया जाता है तो वो लेनदार के विकल्प पर शून्य होता है। ठीक है, लेनदार के विकल्प पर क्या होता है? शून्य होता है अगर ऐसा अंतरण किया जाता है। धारा 53A भागिक पालन, पार्ट परफॉर्मेंस। क्या
होता है जबरिया बेचान बोलते हैं इसको कोर्ट की भाषा में, या हिंदी में जबरिया बेचान भागिक पालन। मेडिसन वर्सेस एल्डरसन का केस है, ठीक है। बाकी हेडिंग ही आती है इसकी, और इतना इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, मेंस में भी बहुत बार पूछा गया है। अभी हेडिंग देख लो, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं। धारा 54 ट्रांसफर, विक्रय की परिभाषा धारा 54 में दे रखा है। विक्रय होता क्या है? किसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण क्या है? विक्रय है। किसी कीमत के बदले आपने ओनरशिप दे दी, वो विक्रय है। विक्रय 100 रुपए से ज्यादा का है, 100 रुपए से ज्यादा का है। मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में आपको रजिस्ट्रीकृत कराना होगा। उत्तरभोग अमूर्त और मूर्त संपत्ति 100 रुपए से ज्यादा की है, रजिस्ट्रीकृत। 100 रुपए से कम की है तो आपकी इच्छा है, चाहे तो रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा करो या संपत्ति का परिदान कर दो। परिदान करने का मतलब एक प्रॉपर्टी दूसरे को दे देता है, ये सेल हो जाता है। जैसे मैंने 15 रुपए का पेन था, किसी को दे दिया, 15 रुपए ले लिए, सेल हो गया। 100 रुपए से कम का, 100 से ऊपर का है, आप सेल कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रीकृत लिखित कराना होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराना। धारा 55 हेडिंग देख लेना, क्रेता और विक्रेता के अधिकार दायित्व है, ठीक है। उसके बाद धारा 56 पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रम बंधन, डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग की बात करता है धारा 56 की हेडिंग देखना, ठीक है। धारा 56 की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, 55 में ज्यादा है। पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रम बंधन, तो क्रम बंधन का सिद्धांत है डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग। पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है धारा 56 कि जब 2 या अधिक संपत्ति का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रख देता है, तो जब उस प्रॉपर्टी को बेचा जाता है तो बंधक ऋण में से कौन सी प्रॉपर्टी पहले, किसका पहले चुकाएंगे, किसका बाद में, कौन ये हक के बारे में बात करता है कि किसका हक होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग क्रम बंधन की बात करता है। धारा 57 विलंगम या उनसे मुक्त विक्रय के लिए न्यायालय द्वारा क्या उपबंध किए जाएंगे। हेडिंग देख लेना, अंदर से क्वेश्चन नहीं आएगा। धारा 58 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना 54 के बाद यही बनती है। 52 53 53 है, 54 के बाद 58। उससे पहले मैंने कुछ ही धाराएं बताई थी। 58 क्या कहता, बंधक कौन होता है, बंधक होता क्या है। बंधक करता क्या, जो प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति के पास गिरवी रखता है। मतलब हम जैसे किसी को गहने गिरवी नहीं रख के आते, तो जंगम संपत्ति को गिरवी रखा जाता है। अगर जमीन किसी दूसरे के पास गिरवी रख के आ रहे हैं तो उसको गिरवी नहीं बोला जाता, उसको बंधक बोला जाता है। तो कोई स्थावर संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास रखता है तो रखने वाला बंधक करता, जिसके पास रखता है बंधकदार। और क्यों रखते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी दूसरे के पास, कि उसके बदले में हम उससे कोई पैसा लेते हैं कि ये पैसा दे दे, जब हम तेरा पैसा चुका देंगे प्रॉपर्टी दे देना। तो वो हो जाता है बंधक धन, जिसके लिए हम कोई प्रॉपर्टी रखते हैं। और जिस कागज पे ये सब नोट करते हैं उसको बंधक विलेख कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जो हमने करी है, इसको कहा जाता है कि हमने अपनी प्रॉपर्टी बंधक रख दी, मॉर्गेज कर दी। बंधक में कई चीजें पढ़ोगे आप, एक एक लाइन में बताता हूं। सादा बंधक में कब्जा आपको परिदत्त नहीं किया जाता। बिना कब्जा परिदत्त किए हुए आप व्यक्तिगत रूप से आबद्ध कर लेते हो खुद को कि मैं अपनी जमीन पर इतने रुपए दे दे, अगर मैं नहीं चुकाता मेरी जमीन ले लेना। तो हम जमीन उसको सौंपते नहीं हैं, बिना कब्जा सौंपे ही व्यक्तिगत रूप से आबद्ध कर लेते हैं खुद को। तो कब्जा परिदत्त किए बिना ही व्यक्तिगत रूप से आबद्ध कर लेते हैं। पर सामने वाले व्यक्ति को जिससे हमने पैसा लिया है सादा बंधक करके, उसको विक्रय कराने का अधिकार होता है। तो सादा बंधक हमेशा रजिस्टर्ड होता है, बाहर होता है वो सादा बंधक के समान ही होता है, जो आप सेक्शन 100 में चार्ज करते हैं। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, तो ये जब्त बेचने के जैसा होता है। आप अगर निश्चित समय में धन का संदाय नहीं करते, आपने तारीख दी मैं इतने तारीख से पहले धन दे दूंगा, अगर उस तारीख तक आपने धन नहीं दिया तो आपकी प्रॉपर्टी विक्रय हो जाती है। आप इस शर्त पर बंधक रख रहे हो कि इस तारीख तक पैसा नहीं आया तो ये प्रॉपर्टी तेरी हो जाओगी। तो ये एक तरह से बेचने के जैसा, ये उस तारीख तक धन चुका दिया तो वो बेचने वाली बात शून्य हो जाती है, और नहीं चुकाया
तो फिर वो प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। ये बात आप इसमें पढ़ोगे। अच्छा, बंधक होता क्या है? एक बार इसको क्वेश्चन को पूछा गया था, बंधक क्या होता है? बंधक होता है कि विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में किसी हित का वह अंतरण जो उधार के तौर पर आपने ले लिया। इसको एक लाइन में बोलूं तो बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में किसी हित का प्रतिभूति के प्रयोजन से अंतरण किया जाता है। प्रॉपर्टी में कोई हित आप प्रतिभूति करने के प्रयोजन से ट्रांसफर करते हो, उसको बंधक बोला जाता है। दो बंधक हो गए, साधारण हो गया, सशर्त हो गया। भोग बंधक, भोग बंधक में आपको आप जमीन उसी को सौंप देते हो, पैसे ले लेते हो, वो जमीन को काम में लेता है, उस पर खेती करता रहता है, उससे जो लाभ प्राप्त होता है उससे अपना पैसा चुकाता रहता है। बाकी जो बचा पैसा है हम चुका देंगे, उस दिन प्रॉपर्टी वापस हमारे पास आ जाएगी। तो यहां कब्जा परिदत्त कर दिया जाता है, वो कब उस जमीन से जो लाभ प्राप्त होता है उससे अपना कर्जा चुकाए, पर सामने वाले व्यक्ति को पूर्व बंद कराने और विक्रय कराने का अधिकार होता है। बंधक में दो चीजें चलती है, ये बंधक है। बंधक में दो चीजें होती है, मोचन। मोचन तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को बंधक रखी तो मैं उसको वापस छुड़ाऊंगा, उसको कहा जाता है मोचन। तो मेरे पास मोचन का अधिकार है। और मैंने जिस व्यक्ति के पास बंधक रखी उसके पास अधिकार होता है पूर्वबंध का। पूर्वबंध का मतलब मैंने अगर एक निर्दिष्ट समय में पैसा नहीं चुकाया तो कोर्ट में जाके कह सकता है कि ये प्रॉपर्टी अब मुझे दिला दी जाए, ये मेरा पैसा नहीं चुका रहा है, तो उसके पास पूर्वबंध का अधिकार होता है। तो उसको पूर्वबंध, पूर्वबंध मतलब उस प्रॉपर्टी पे राइट का अधिकार, पूर्वबंध के लिए और विक्रय कराने का उसको अधिकार होता, अधिकार नहीं होता ना। भोग बंधक पढ़ रहे हैं ना, तो भोग बंधक में मोचन और पूर्वबंध का अधिकार नहीं होता। सॉरी, विक्रय और पूर्वबंध का अधिकार नहीं होता भोग बंधक में। दोबारा सुन लेना, भोग बंधक में कब्जा परिदत्त किया जाता है, लाभ से अपना पैसा चुकाने के लिए आबद्ध होता है बंधक दार। पूर्वबंध और विक्रय कराने का अधिकार भोग बंधक में नहीं होता। अंग्रेजी बंधक सादा और भोग बंधक का मिक्स होता है। अंग्रेजी बंधक सादा और भोग बंधक दोनों को मिलाकर बनता है सादा प्लस भोग को। और यहां पर विक्रय का अधिकार होता है बंधकदार के पास। हक विलेखों का निक्षेप द्वारा बंधक, तो आप प्रॉपर्टी के कागज रख के लोन वोन लेते हो, वो इसी श्रेणी में आता है कि आप कागज जमा कराओ, लोन ले लो। इसको आप साम्यक बंधक भी बोल सकते हैं, इक्विटेबल मोर्गेज। यहां रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता, इस मॉर्गेज में रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, जबकि सादा बंधक में हमेशा रजिस्टर होना चाहिए, पर हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक में यह आवश्यक नहीं है। और विलक्षण बंधक क्या कहता है कि विक्रय और पूर्वबंध का अधिकार बंधकदार के पास होता है। ये विलक्षण बंधक की विशेषता है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है। 6 प्रकार के बंधक के प्रकार बता रहे। बंधक धारा 59 बता रहा हूं, बंधक कब हस्ताक्षर पत्र द्वारा किया जाना चाहिए। तो 100 रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी बंधक रख रहे हो तो आप हस्ताक्षर पत्र के द्वारा बंधक रखो और 2 गवाह के द्वारा उसको अटेस्टेड कराओ। 60 मोचन कराने का अधिकार। तो मोचन कराने का अधिकार किसके पास होता है? बंधककर्ता के पास होता है। हेडिंग इंपॉर्टेंट है। मोचन की साम्य का अधिकार संविधिक होता है। प्रत्येक व्यक्ति को मोचन कराने का अधिकार है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता। यहां एक तो नोक्स वर्सेज राइस का केस है, इंग्लिश विधि का नोक्स वर्सेज राइस का केस है, ठीक है। और एक आप स्टेनली वर्सेज बाइल्ड का केस पढ़ोगे, स्टेनली वर्सेज बाइल्ड का केस। इनमें कहा कि मोचन के अधिकार पर अगर आप कोई अवरोध लगाते हो कि कॉन्ट्रैक्ट करके कि आपको मोचन का अधिकार नहीं होगा, तो मोचन के अधिकार पे कोई भी अवरोध लगाया तो वो अवरोध शून्य होगा, मोचन का अधिकार हमेशा रहता है। धारा 64 देखना, बंधकित पत्ते का नवीनीकरण। तो अगर किसी ने हमने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख दी थी, उसने उस पट्टे का नवीनीकरण करा लिया, तो जब हम उसको मोचन करवा लेंगे, डिस्चार्ज करा लेंगे, तो हमें भी उसका नवीन पत्ते का, मोचन पर नवीन पत्ते का फायदा प्राप्त होगा। 65A बंधककर्ता का पट्टा करने की शक्ति, कि हमने अपनी प्रॉपर्टी किसी को मॉर्गेज रख दी पर हम अपने प्रॉपर्टी का पट्टा करने की शक्ति होती है, पर पट्टे की अवधि अधिकतम 3 साल होगी, ठीक है।
पट्टा करने की शक्ति हो और ऐसा पट्टा मैक्सिमम 3 साल के लिए, 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा। ये 6 माह वाला भी एक बार लिमिटेशन पढ़ लेना। ठीक है, 65 के बाद 66 पे बात करता हूं। पर्याप्त प्रतिभूति, तो बंधक संपत्ति का मूल्य, पर्याप्त प्रतिभूति को वैसे ही समझा देता हूं, आप समझ जाओगे। धारा 66 में पर्याप्त प्रतिभूति, क्या पर्याप्त प्रतिभूति मानी जाती है और क्या नहीं, वो देखना कि अगर प्रॉपर्टी, बंधक संपत्ति का मूल्य बंधक धन का 1/3 है, तो मतलब एक तो बंधक संपत्ति का मूल्य, बंधक संपत्ति की प्राइस प्लस उसका 1/3, ये दोनों मिला के है, तो वो पर्याप्त प्रतिभूति मानी जाती है बंधक के पर्पज से। तो बंधक संपत्ति का मूल्य यदि बंधक धन से 1/3 है, मतलब मूल रेट प्लस 1/3 अधिक है, तो वो पर्याप्त प्रतिभूति होती है। और संपत्ति पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, संपत्ति निर्माण में है, तो वहां बंधक संपत्ति का मूल्य, बंधक संपत्ति का मूल्य प्लस उसका 1/2 रेट जोड़कर, अगर इतनी प्रॉपर्टी की रेट बच रही है, बंधक संपत्ति का मूल्य और इतनी बच रही है, और तो वो पर्याप्त प्रतिभूति मानी जाती है बंधक धन के लिए। ठीक है, 67 में पूर्वबंध और विक्रय का अधिकार है। अगर किसी को मेरी कोई बात समझ नहीं आती है तो इसको रीड आउट कर लिया करो भाई। ठीक है, इसको रीड आउट करोगे, यहां से मैंने ये पॉइंट बताया है, आपको समझ आ जाएगी। कोई बड़ी धाराएं नहीं है, मैंने सादा भाषा में समझा रहा हूं मैं सारी चीजें। पूर्वबंध और विक्रय का अधिकार बंधकदार को होता है 30 साल, इसकी परिमित सीमा काल आपने लिमिटेशन में पढ़ा होगा कि पूर्वबंध का अधिकार 30 साल होता है बंधकदार को। धारा 68 की हेडिंग देखना, बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार किसको होता है? बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार बंधकदार को होता है। कंडीशन बता रखी है किन किन कंडीशन में होता है, छोड़ देना, कोई ज्यादा काम की चीज नहीं है। 69A पढ़ना, रिसीवर की के बारे में प्रोविजन किया है, बंधकदार के द्वारा रिसीवर नियुक्त किया जाता है। कौन करता है इसको, रिसीवर की नियुक्ति? रिसीवर की नियुक्ति करता है बंधकदार, और इसको बंधककर्ता का अभिकर्ता माना जाता है। ये लिखा हुआ है क्या कहीं बंधककर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा? लिखा हुआ होगा भाई। अगर कोई पूछने वाली चीज है तो वही है कि यहां पर बंधक, एक तो हेडिंग देख लेना, 69 में रिसीवर की नियुक्ति बंधकदार के द्वारा की जाती है प्रॉपर्टी के लिए, और बंधककर्ता का एजेंट समझा जाता है उस रिसीवर को। फिर धारा 72 सकब्जा बंधकदार के अधिकार बताती है। तो सकब्जा बंधकदार है, वो संपत्ति के परिरक्षण और पट्टे के नवीनीकरण के लिए खर्च वगैरह करता है, तो वो इतना खर्च कर सकता है, उसका राइट है बंधकदार का। ठीक है, तो संपत्ति को बचाने के लिए, क्योंकि वो संपत्ति उसके बंधक धन के लिए प्रतिभूति है, तो संपत्ति के परिरक्षण करना उसका दायित्व है। ये पट्टे को रिन्यू वगैरह कुछ भी करवा रहा है तो उसके खर्च वगैरह करने का उसको अधिकार है। 73 राजस्व से किए गए विक्रय के आगमों पर या एक्विजिशन अर्जन पर प्रतिकर का अधिकार, हेडिंग देख लेना, अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। 73 के बाद आप 78 देखना। पूर्विक बंधकदार का मुलतवी होना, यदि पूर्वक बंधकदार के कपट, व्यपदेशन या घोर उपेक्षा के कारण, यदि पूर्विक बंधकदार के कपट, मिथ्या व्यपदेशन या घोर उपेक्षा से कोई अन्य व्यक्ति बंधक संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार देने के लिए उत्प्रेरित हुआ है, तो वहां पूर्विक बंधकदार उस जो पश्चातवर्ती बंधकदार है उसकी अपेक्षा मुलतवी हो जाएगा। ठीक है, 81 प्रतिभूतियों का क्रम बंधन,
तो ये मार्सेलिंग है, किसकी शॉर्टेज की मार्सेलिंग है? साम्या का नियम कहते हैं। यहां आप एल्ड्रिच और कूपर का केस पढ़ते हो। लीडिंग केस है धारा 81 पे एल्ड्रिच वर्सेज कूपर, धारा 81 पे लीडिंग केस है फॉरेन लॉ का। साम्या का रोल कहा जाता है धारा 21 को, और ये श्योरिटी की मार्शलिंग की बात करता है। धारा 82 बंधक ऋण के बाबत अभिदाय, तो ये रूल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहा जाता है इसका, रूल ऑफ कंट्रीब्यूशन। धारा 91 वे व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकेंगे। बंधक करता कोई व्यक्ति जिसका संपत्ति में हित है या भार है, बंधक ऋण के संदाय के लिए प्रतिभूति बंधक कर्ता के लेनदार जिसे विक्रय की डिग्री एक मिनट, धारा 91 में पढ़ रहा था मैं। वे व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकेंगे, कौन ला सकता है मोचन के लिए वाद? तो मोचन के लिए वाद या तो बंधक कर्ता ला सकता है, या कोई व्यक्ति जिसका संपत्ति में कोई इंटरेस्ट है या भार है, या बंधक ऋण के लिए किसी ने फंदाई किया था तो संदाई के लिए प्रतिभूति ला सकता है, या बंधक कर्ता का लेनदार ला सकता है जिसके पास विक्रय की डिग्री है, वो मोचन के लिए वाद लेके आ सकता है। तो मोचन का वाद कौन कौन ला सकते हैं, धारा 91 में बता रखा है। प्रत्यासन, सब्रोगेशन, एक व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरे व्यक्ति को स्थापित करना प्रत्यासन कहलाता है। विधिक प्रत्यासन, सामयिक प्रत्यासन होता है। धारा 92 की हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहा है विभिन्न तरीकों से। 92 के बाद आप छोड़ देना, 99 तक कोई काम की चीज नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अब हम धारा 100 से कल पढ़ेंगे। कल का मतलब कि आपकी क्लास कंटिन्यू आएगी, क्योंकि मैंने क्लास रिकॉर्डेड कर दी है और मैं कोटा जा रहा हूँ। फैमिली में नया पर्सन आया है, मेरे लिए खुशी की बात है, और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो आपका क्लास रोजाना आएगी, पर मैं आपको ऑल एडवांस में रिकॉर्डेड करा के उपलब्ध करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास आप कल भी आपको क्लास प्राप्त हो जाएगी। परसों में आ जाऊंगा।